नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में जुमे को कोरोना वायरस के मजीद 62 मुस्बित केसेस दर्ज। 42 का ताल्लुक हैदराबाद हुदूद से। मजीद 3 अमवात। जुमला हलाकतें 48 तक पहुंच गई। अजीमतर हैदराबाद हुदूद में जुमे को 45 बस्ती दवाखानों का आगाज। दवाखानों से इस्तेफादा करने वज़रा और अरकान असम्बली की अवाम से अपील। जुम्मतुल विदा के मौके पर तारीखी मक्का मस्जिद में महदूद मुसल्लियों के साथ नमाज जुमा की अदायगी। पुलिस की तरफ से वसीतर बंदोबस्त। वरंगल की एक बौली से 9 गैर मुकामी मजदूरों की लाशें दस्तयाब। खुदकुशी या कत्ल, तहकीकात का आगाज। गैर मुकामी मजदूरों के आबाई मुकाम पर पैदल रवाना होने की सूरत हाल पैदा न हो, वजीर आला की हिदायत। एसएससी इम्तिहानात का शेड्यूल जारी, 8 जून से आगाज। मजीद 2005 इम्तिहानी मराकिज का इजाफा। मुसलमान किसी भी हालात में ना घबराएं। तारीख इस्लाम आजमाइशों और कुर्बानियों से भरी पड़ी है। इबादतों के सिलसिले को जारी रखें। ऑनलाइन जलसा यौमुल कुरान से सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का खिताब। और अंबरपेट में दिलखराज सड़क हादसा, डीसीएम गाड़ी ने नौजवान को रोन डाला, ड्राइवर गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना में जुमे का दिन भी कोरोना वायरस को लेकर काफी तशवीशनाक रहा। जुमला 62 केसेस मुस्बित दर्ज किए गए हैं और बताया गया है कि आज 3 अमवात की तस्दीक की गई है। इस तरह से रियासत तेलंगाना में अब हलाकतों की तादाद 68 तक हो गई है। आज जो केसेस 62 यहां पर मुस्बित पाए गए हैं, तशवीश की बात उसमें यह रही कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद हुदूद के 42 केसेस दर्ज हुए हैं। रंगारेड्डी का 1 और माइग्रेंट जिसे बताया गया है कि वो 19 दर्ज हुए हैं। इस तरह से रियासत में अब जुमला केसेस की तादाद 1761 हो गई है। अब तक 1043 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है और यह भी बताया गया है कि माइग्रेंट जो मुतासिर रहे हैं अफराद, उनकी तादाद रियासत में अब तक 118 बताई गई है। इस तरह से जुमे के दिन 7 अफराद को डिस्चार्ज दिया गया है। रियासत में आज फिर यानी जुमे के दिन 62 केसेस की मंजर-ए-आम पर आने से तशवीश पाई जाती है और बिलखुसूस हैदराबाद के अंदर 42 केसेस दर्ज हुए हैं और 3 अमवात की तस्दीक कर दी गई है। तो इस तरह से अब तक हैदराबाद में 48 अमवात हो चुकी हैं। 1761 केसेस दर्ज हुए हैं। जुमे के दिन 62 जो केसेस दर्ज हुए उसमें से अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के 42 केसेस बताए गए हैं और हैदराबाद में बढ़ते हुए केसेस एक बार फिर बात से तशवीश समझे जा रहे हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में मजीद 45 बस्ती दवाखाने खोले गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वज़रा केटी रामाराव, इटेला राजेंद्र, मल्ला रेड्डी, सबिता इंद्रा रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव और दूसरे वज़रा ने दवाखानों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर जैसा कि दिखा गया है कि बस्ती दवाखानों की अहमियत से भी वाकिफ कराया गया। बस्ती दवाखानों के इफ्तिताह के मौके पर भी वहां पर जिस तरह से अवामी नुमाइंदे मौजूद थे, इस मौके पर यानी कि दूसरे इलाकों में भी दवाखाने खोले गए हैं। इससे पहले हैदराबाद में यह बताया गया था कि यहां पर कई बस्ती दवाखाने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। श्रीनिवास यादव और मेयर बी राममोहन भी इस मौके पर मौजूद थे। हैदराबाद में 22, मेरचल मलकाजगिरी में 15, रंगारेड्डी में 5, संगारेड्डी में 3 बस्ती दवाखाने खोले गए हैं। इससे पहले जीएचएमसी में 123 दवाखाने काम कर रहे थे। इन दवाखानों से यौमिया 10,000 अफराद इस्तिफादा कर रहे हैं। इजाफी 45 दवाखानों से मजीद 4,000 अफराद को तिब्बी सहूलतें फराहम होंगी। एक बस्ती दवाखाने में 1 डॉक्टर, 1 नर्स, 1 अटेंडर होता है। वजीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा कि बस्ती दवाखाने में मुफ्त इलाज की सहूलत है।
انہوں نے بتایا کہ بہت جلد مزید 30 دواخانے کھولے جائیں گے۔ غریب عوام خانگی دواخانوں کا رخ نہ کریں، اسی مقصد کے تحت یہ دواخانے کھولے جا رہے ہیں۔ وزیر صحت نے کہا کہ بستی دواخانوں میں معائنوں کی سہولت نہیں ہے، لیکن ٹیسٹ سیمپل حاصل کر کے ای پی ایم کو روانہ کیے جائیں گے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ان دواخانوں سے استفادہ کرتے ہوئے حکومت کی ہمت افزائی کریں۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ریاست کے کسانوں کو منفعت بخش فصلوں کو اگانے اور انہیں مسابقتی قیمتوں کو یقینی بنانے محکمہ زراعت و زرعی یونیورسٹی کو رہنمائی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ KCR نے کہا کہ ریاست کی زمین مختلف انواع فصلوں کو اگانے کی قابل ہے، موسمی صورتحال بھی موزوں ہیں، بہتر بارش، کسانوں کی صلاحیتیں، حکومت کی موافق کسان پالیسیاں بہتر نتائج کی حامل ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ نے پرگتی بھون میں زرعی شعبے کے ایک توسیعی اجلاس منعقد کرتے ہوئے واضح کیا کہ مارکیٹ میں جس فصل کی طلب ہے اسے ملحوظ رکھا جائے، ریاست کی زرعی پیداوار کی برآمدات کو یقینی بنایا جائے، معیاری چاول، کپاس، تور کی دال کو ترجیح دیں، مکئی کی کاشت ربی سیزن میں کی جا سکتی ہے، سویابین، ہلدی، مرچی، ترکاریوں اور تقم کے لیے بھی انہوں نے کسانوں میں شعور بیدار کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے خرچ پر ایراولی میں ریتو ویدکا تعمیر کرنے کا بھی اعلان کیا۔ ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ عید الفطر کے موقع پر لاک ڈاؤن قوانین کی پابندی کریں۔ عید الفطر کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں محکمہ داخلہ کے سیکریٹری روی گپتا، ڈی جی پی مہندر ریڈی، پولیس کمشنر انجنی کمار، سبرآباد اور رچا کنڈے کے کمشنرز بھی موجود تھے۔ وزیر داخلہ نے پولیس عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ عید کے موقع پر ممکنہ اقدامات کیے جائیں۔ وزیر داخلہ نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ اپنے گھروں میں عید کی نماز ادا کریں، عید کے موقع پر ایک دوسرے سے گلے ملنے اور مصافحہ کرنے سے پرہیز کریں۔ وزیر داخلہ نے عوام سے کہا کہ عید کے دوران بھی یعنی کہ عوام شام 7 بجے تک اپنے گھر لوٹ جائیں۔ عید کے دن بھی قواعد میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کورونا وائرس سے نمٹنے میں کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ تاریخی مکہ مسجد میں جمعۃ الوداع کے موقع پر صرف 5 مصلیوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی گئی۔ امام و خطیب مکہ مسجد مولانا حافظ قاری رضوان قریشی نے خطبہ دیا اور نماز جمعہ کی امامت فرمائی۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے بتایا کہ حکومت کی ہدایت اور علماء کرام کی اپیل کی وجہ سے صرف 5 مصلیوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ لاک ڈاؤن کا 9واں جمعہ اور رمضان کا آخری جمعہ تھا۔ عوام کی خواہش تھی کہ آخری جمعے کی نماز مساجد میں ادا ہو، لیکن لاک ڈاؤن قواعد کی وجہ سے مساجد میں نماز نہیں ہو پائی۔ انہوں نے اس موقع پر مسلمانوں سے کورونا وائرس سے نجات کے لیے دعاؤں کی اپیل کی۔ شہر میں ماہ مقدس رمضان مبارک کا جمعۃ الوداع گو کہ لاک ڈاؤن کی نظر رہا، مسلمانوں نے گھروں سے ہی پورنم ماہ سیام کو الوداع کہا۔ یہ ایسا الوداع رہا شاید نسلوں تک اس کی نظر ممکن نہیں۔ سٹی کمشنر پولیس انجنی کمار نے مکہ مسجد کے پاس انتظامات کی راست نگرانی کی۔ اس موقع پر کمشنر پولیس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عید الفطر کی مسلمانوں کو مبارکباد دی۔ کمشنر پولیس کا کہنا تھا کہ بزرگوں نے عید گھر میں منانے کی ہدایت دی ہے، اس کی پابندی کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم گھروں میں رہ کر ہی عبادتیں کریں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مجلس کے جلسہ یوم القرآن سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں کو تلقین کی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے حالات سے نہ گھبرائیں۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ اسلام آزمائشوں، مصیبتوں اور قربانیوں سے بھری پڑی ہے اور استقامت و صبر کا مظاہرہ کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے ملک کے موجودہ حالات، مائیگرنٹ ورکرز کی حالت زار اور انتظامیہ کی بے حسی پر مرکزی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ بیرسٹر اویسی نے ان مشکل حالات میں عوام کی مدد کرنے والے تمام اصحاب خیر کا شکریہ ادا کیا۔ بطور خاص مجلس اراکین اسمبلی بالخصوص قائد مقرنہ اکبر الدین اویسی کے ساتھ ساتھ ارکان اسمبلی ممتاز احمد خان، احمد پاشا قادری، احمد بلالہ، کوثر محی الدین، جعفر حسین معراج اور موظف خان کے علاوہ تمام ارکان اسمبلی کے تحت آنے والے اراکین بلدیہ و مقامی مجلسی ذمہ داروں کی خدمات کی ستائش کی۔ صدر مجلس نے اس موقع پر سالار ملت کی خدمات کو بھی قرار پیش کیا اور کہا کہ ملک کے وہ واحد مسلم لیڈر تھے جنہوں نے مسلمانوں کو دستور کے تابع کرتے ہوئے انہیں سیاسی طور پر بااختیار بنانے کے لیے کامیاب جدوجہد کی۔ یہ ملک غریب ملک ہے بھارت کے وزیر اعظم، یہ ملک بہت غریب ملک ہے۔ آپ نے تھالی بجاؤ،
دیا جلاؤ، یہ سب تماشے کر دیے آپ نے. کیا نکلا حاصل بتائیے آپ؟ کیا کیا آپ نے غریب مائیگرنٹ لیبررز کے لیے؟ اکنامک پیکیج کا اعلان کر دیا. کون سے اکنامک پیکیج کا؟ بڑے بلند بانگ دعوے، 20 لاکھ کروڑ کا اکنامک پیکیج، 20 لاکھ دیے، 20 لاکھ دیے. ارے میرے بھائی، ماہرین نے کہہ دیا ہے، بلومبرگ کوئنٹ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ میرا 20 لاکھ کروڑ کا پیکیج ہے وہ جی ڈی پی کا 10% ہے. نہیں، وہ 10% نہیں ہے پرائم منسٹر، وہ 0.75% ہے. اور کتنا ہے؟ 1.5 لاکھ کروڑ بھی نہیں ہے. یہ بلومبرگ کی رپورٹ ہے. اور بولے جا رہے 20 لاکھ کروڑ. ارے 20 لاکھ کہاں دیے بھائی؟ آپ بول رہے جا کے قرضے لو. ٹھیلا بنڈی کا کاروبار کرنے والا، آٹو پہ ٹیکسی چلانے والا، سیلف امپلائمنٹ ایم ایس ایم ای کو جا کے لو. آپ کیوں نہیں دیتے؟ آپ دونوں اکاؤنٹ میں ڈالو پیسے آپ. مگر نہیں، بڑا اس کا ذکر ہوا، ایسا کی ایسا کی. لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج میں ایک ویژول دیکھا ہوں. اس ویژول میں یہ کہا گیا کہ دلی اور جے پور کے روڈ کے اوپر ایک شخص روڈ پر بیٹھ کر ایک مرے ہوئے کتے کو کھا رہا ہے. وزیر اعظم وہ ویڈیو دیکھیے آپ کو جذباتی ہو جاتے ہیں نا آپ. روڈ پر بیٹھ کر مرے ہوئے کتے کو کھا رہا ہے ایک شخص. بول دو آپ یہ بھی جھوٹ ہے. میں دیکھا ہوں وہ ویڈیو ہے وہ. اور پھر ایک جوتی کماری، ایک 14 سال کی بچی ہے، 1200 کلومیٹر اپنے زخمی والد کو سائیکل پر بٹھا کر بہار کے بیگوسرائے لے جاتی دلی سے. تو یہ آپ دیکھیے کتنی، یہ کیا ہو گیا ہے ان حکمرانوں کو کہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ بچی سائیکل پر بٹھا کر لے گئی تو سائیکل فیڈریشن والے بول رہے تھے آ جاؤ تم کو ہم ٹریننگ دیں گے. ارے بھائی، وہ مجبوری کی حالت میں تم توہین کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو اس بچی کی غربت کا، اس کی مشکل کا، تکلیف کا. اگر اس کے پاس تم ٹرین کا انتظام کر دیتے بغیر پیسے لیے تو بچی 1200 کلومیٹر سائیکل پر اپنے والد کو بٹھا کر نہیں لے کر جاتی. ارے شرم کرو تم لوگ. حکمرانی تو کر رہے ہو، ایک غریب بچی اپنے والد کو بٹھا کر سائیکل پر لے جاتی ہے اور تم مذاق اڑا رہے ہو اس کا مذاق اڑا رہے ہو. 20 لاکھ کروڑ کا پیکج کیا مٹھی پیکج ہے یہ؟ 1 لاکھ لوگوں کو تلنگانہ کی حکومت نے ٹرین سے بھیجایا، بنگال کو، بہار کو، جھارکھنڈ کو. 6 کروڑ روپئے تلنگانہ کی گورنمنٹ نے دی. پرائم منسٹر مودی آپ نے کتنے پیسے دیے بتائیے؟ تلنگانہ سے 6 کروڑ آپ لیتے ہیں. اور پھر ورنگل میں آج معلوم ہوا، اخبار کی رپورٹ ہے کہ 4 لوگ بنگال کے وہ خودکشی کر لیے کیونکہ وہ گنی بیگ سیتے تھے، کاروبار نہیں ملا، وہ تمام کے تمام کسی ایک بولی میں کود کر اپنی خودکشی کر لیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ پرائم منسٹر کیئر فنڈ ہے، 1.27 بلین روپیز اس میں، مگر اس پر کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. وزیر اعظم بادشاہ کی طرح جیسا دل میں آیا اس کو بانٹ دیں گے. کیوں ٹرانسپیرنسی نہیں لے کے آتے اس میں آپ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر سب سے اہم بات کہ لیبرز میں منیمم ویجز ہے، منیمم ویجز کو ختم کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں 19 کروڑ 50 لاکھ ویج ارنرز ہیں، جو 49% ہے ہماری ورک فورس کا، جو چھوٹے انڈسٹریوں میں کام کرتے. کیا کیا انہوں نے اس سرکار نے کیا کیا کہ کوئی فائنینشل سپورٹ ان لوگوں کو نہیں، بلکہ اس کی جگہ پر اور مصائب اور مشکلات لا دیے. یو پی کی گورنمنٹ نے 30 قانون کو سسپینڈ کر دیا جو ورکرز کو تحفظ فراہم کرتے تھے. پیمنٹ آف ویجز ایکٹ 1936 چلے گا، 30 قانون کو ختم کر دیے. مانے وہ قانون کیا تھے کہ اگر کوئی ورکر کام کر رہا ہے تو اس کو وینٹیلیشن کی ضرورت ہے، وہ ختم ہو گیا. ٹوائلٹ کی ضرورت ہے، وہ ختم کر دیے. اس کو بریک ملنا وہ ختم کر دیے. یعنی اس کو کھانا ملنا ہفتے میں وہ ختم کر دیے. سیفٹی نارمز کو ختم کر دیا گیا ہے. ارے پھر یہ انسان ہے کیا ہیں یہ لوگ؟ ایک ورکر ہے. آپ بتائیے کہ اس طرح سے مزدوروں پہ ظلم کیا جا رہا ہے. اور یہ کیا تھا؟ یہ جو قانونوں ختم کر دیا گیا، یہ کیا تھا کہ مزدوروں کو
بغیر ان کی سنوائی کرے ان کو نہیں نکال سکتے، ان کو تنخواہ دینا، مگر یہ نہیں یہ موقع اچھا تھا لاک ڈاؤن کا، نکال دو. یہ سب غلط ہو رہا ہے. اس سے انویسٹمنٹ چیپ لیبر کا نہیں ہے. اگر یہ سب ہوتا تو پھر لوگ کمپنیز ویتنام فلپین کیوں جا رہے؟ وہاں پر بھی یہ تمام چیزیں ہیں. اور ایک اور اہم بات جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا تھا کہ وائرس کا نام لے کر تبلیغی جماعت کو، مسلمانوں کو، اسلام کو بڑا بدنام کیا گیا. میں ذمہ داری کے ساتھ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک ہندی ٹی وی چینل کے ان کے ایڈیٹر ہیں جو بیٹھ کر لینڈ جہاد، کرونا جہاد، آپ نے بڑی بڑی بکواس کی ہے. آپ کے آفس میں ہمارے ایڈیٹر صاحب، آپ نے ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ میرے دفتر میں کسی کو بخار آیا تو فکر کی بات نہیں ہے، آ کر کام کرو، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ بخار کھانسی ہے تو کل سے آ کے کام کرنا، نہیں تو پھر کام نہیں کرنا. اب وہ مہاشے جو ٹی وی پر بیٹھ کر کورونا جہاد، تبلیغی جماعت بول رہے تھے، کیا ہوا؟ ان کے ہی دفتر میں قریب 60 لوگوں کو، بلکہ آیا ایک میں 60، ایک میں 28 ان کے امپلائیز کو کووڈ ہو گیا. یہ کس نے لے کر آیا ان کو؟ کیسے آ گیا آپ کے پاس کووڈ وائرس؟ میرے بولنے سے آیا کیا؟ ارے دماغ استعمال کرو، تم انسان ہو تو. تم ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر بڑی باتیں کر رہے تھے، آج وہی بیماری تمہارے دفتر میں آ گئی، اور بجائے تم اپنے امپلائیز کو ان کو سیفٹی فراہم کر دے، تم نے دھمکی دی ان کو، پوروں کو آ گیا. اور پھر جہاں پر یہ ٹی وی چینل کا دفتر اتر پردیش میں آتا، میں وزیر اعظم کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر آف انڈیا، کیا ہو رہا ہے لداخ میں؟ وزیر اعظم 56 انچ کا سینہ کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، میں ٹالریٹ نہیں کروں گا. چائنا کیا نہیں کر رہا ہے لداخ میں؟ کیا لداخ کارگل بننے جا رہا ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں وزیر اعظم سے. وزیر اعظم آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے لداخ میں؟ کتنی زمین پر، میرا سوال وزیر اعظم سے ہے، پرائم منسٹر آف انڈیا سے ہے، کہ لداخ میں چین کی آرمی نے کتنی زمین پر ہمارا قبضہ کیا ہے ابھی تک؟ آپ بتائیے ہم کو، دیش جاننا چاہتا ہے، ملک جاننا چاہتا ہے. اور پھر جو گالوان ریور ہے اس میں کتنی پنگانسو ہے، وہاں پر چین کی آرمی نے کتنی زمین پر قبضہ کر لیا؟ بتائیے وزیر اعظم، یہ دیش جاننا چاہتا ہے کیا ہو رہا ہے سکم میں؟ کیوں چین اتنے ٹرانسگریشنز کر رہا ہے؟ کیوں چین لداخ میں گھس کر بیٹھ رہا ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ ٹی وی چینل جو 6 بجے، 8 بجے، 9 بجے جو بیٹھ کر اپنے بادشاہ کی چمچا گیری کرتے ہیں، ان کی تعریف خوشامد کرتے ہیں، تلوے چاٹتے ہیں. ارے کبھی تم نے ایک پروگرام کیا کہ چین کیا کر رہا ہے؟ چین کیا کر رہا ہے؟ لداخ میں گھس رہا ہے. میرا سوال ہے، بتائیے آپ. ایلس ویلز جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اسسٹنٹ سیکرٹری، اس نے کہہ دیا کہ ہاں چین اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. اور یہ بات کیا سچ نہیں ہے وزیر اعظم کہ اس سال 2020 میں چین 4 مہینے میں 170 لائن آف LAC پر ٹرانسگریشن چین کی طرف سے ہوئی ہیں، اور اس میں سے 130 لداخ میں ہوئی ہیں. 130 لداخ میں ہوئی، 130 لداخ میں ہوئی ہیں. اسی 4 مہینے 2019 میں صرف 110 ہوئے تھے. بتائیے وزیر اعظم، یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اور جب چین کی بات آتی تو یہ تمام BJP RSS کے لوگ خاموش ہو جاتے. کہاں گئی تمہاری ملک سے محبت؟ کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ سانپ سونگ گیا کیا تم لوگوں کو؟ چین ہو، پاکستان ہو، کوئی ہو جو بھارت کی زمین پر 1 انچ بھی لینے کی کوشش کرتا، ہم کو خاموش نہیں بیٹھنی چاہیے. مگر آپ چین کی بات آئی، یہ سلیکٹیو ایمنیزیا کیوں ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو چین کی جب بات آتی ہے؟ رولنگ پارٹی، میں وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، چین کتنی زمین پر لداخ میں اب تک قبضہ کیا ہے؟ یہ بتانا چاہیے، دیش جاننا چاہتا ہے. نیپال چھوٹا ملک ہے. پرائم منسٹر، نیپال کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ انڈیا میں جو کووڈ ہوا ہے، جو وائرس ہوا ہے، وہ اٹلی اور چین سے بھی زیادہ خطرناک ہے. نیپال
जो हमारा दोस्त, बरसों का दोस्त, वो कह रहा है कि वो अपना मैप जारी कर दिया जिसमें हमारे मुल्क के हिस्सों को दिखा रहा है। कौन सी फॉरेन पॉलिसी है वजीर आजम आपकी? क्या पॉलिसी है आपकी कि चीन, नेपाल इस तरह की हरकत कर रहा है? कोई इनके पास जवाब नहीं है। क्या कर रही हुकूमत किसी को नहीं मालूम। मगर हां, एक बात है कि कल बोलेंगे कि दिया जलाओ, लाइट बंद कर दो, थाली बजाओ। अरे हुकूमत के ऐवानों में बैठने वालों, गरीबों की इस तकलीफ को भी समझो। माइग्रेंट लेबरर्स भूख के मारे हजार किलोमीटर, एक शख्स बंबई से तेलंगाना को आया और आकर उसको कोविड हो गया। बंबई से पैदल आया, मुंबई से पैदल आया तेलंगाना को, 550-600 किलोमीटर का सफर पैदल आया वजीर आजम। क्या फायदा आपके पीएम केयर्स का? किस लिए उठा के रख रहे हैं आप? लेबर्स चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, पैर में छाले पड़ रहे हैं, और आप, क्या हम कभी हम भूल सकते हैं उस शख्स को? उस शख्स को हम भूल सकते जो फोन कर रहा था, जो बिहार का था, जिसका बेटा मर गया था, चीखे मारकर तकलीफ, उसकी तकलीफ दे फोटो। अगर किसी इंसान के दिल में धड़कता हुआ दिल है तो देख याद रखेगा। कल जब आप वोट डालने जाएंगे, सोचो आप ये, हां, मेरी नफरत पर आपको वोट मांगा जाएगा। यकीनन मुझे निशाने मलामत बनाया जाता, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मुझे जीने का सलीका आ चुका है। मैंने तूफानों में चिराग जलाने का हुनर सीख लिया है हमने। मगर आप सोचो, देश की जनता को सोचना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आखिर में मैं सालार मिल्लत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मरहूम कायद का इंतकाल भी रमज़ान मुबारक के महीने में 2008 में 29 की शब को, आज ही के दिन 29 की शब को आता। मेरे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मरहूम कायद की मग़फ़िरत फरमाए। ये सालार मिल्लत की खिदमात को अगर मैं एक लफ्ज़ में बयान करूं तो ये वाहिद भारत का पॉलिटिशियन था, मेरा कायद, मेरा सदर, मेरा सालार, जिसके पैरों के पास बैठकर मैंने सियासत सीखी। आज मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ अल्लाह के फजल करम की वजह से हूं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े की वजह से हूं, मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से हूं, मेरी शेख की दुआओं की वजह से हूं कि उन्होंने मुझे, सालार मिल्लत ने मुझे ये सियासत सिखाई। अगर एक जुमले में बयान करूं सालार की खिदमत को, सालार ने भारत के मुसलमानों को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का अगर किसी ने रास्ता दिखाया तो मरहूम कायद सालार मिल्लत। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का किसी ने मैसेज दिया और उसको अमली जामिनामा पहना तो उस कायद का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, जिसको हम प्यार और मोहब्बत से सालार मिल्लत कहलाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। और मैं आखिर में आपसे अपील कर रहा हूँ कि डरने और घबराने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों, ये मुल्क हमारा है। लोग जब आपसे पूछेंगे कि तुम्हारे पास क्या है, क्या है आपके पास, कहना कि मेरे पास अल्लाह है, मेरे पास अल्लाह का रसूल है, मेरे पास अल्लाह का कलाम है, कुरान करीम है, मेरे पास अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मेरे पास बिस्मिल्लाह मेरे पास बिस्मिल्लाह है, मेरे पास तबारक का है, मेरे पास यासीन है, मेरे पास काफ हा या साद है, मेरे पास हामीम है। बिस्मिल्लाह हमारा दरवाज़ा है, तबारक का हमारी दीवार है, यासीन हमारा छत है, काफ हा या मीम साद हमारे लिए काफ़ी है, और हामीम हमारी हिफाजत के लिए काफ़ी है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, फिर से आपसे अपील कर रहा हूँ कि इस गुनाहगार के बारे में भी आप दुआ फरमाइए कि अल्लाह हमको तौफीक दे कि हम पूरे इखलास के साथ इंसानियत की खिदमत करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रियासत में एसएससी इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने आला सतही इजलास के बाद ये शेड्यूल जारी किया। जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक 8 जून से इम्तिहानात का आगाज होगा और ये 5 जुलाई तक जारी रहेंगे। 8 जून को अंग्रेजी का पहला पर्चा होगा, दूसरा पर्चा 11 जून को होगा। 14 जून को रियाजी का पहला और दूसरा पर्चा 17 जून को होगा। 20 जून को जनरल साइंस का फिजिक्स और 23 को केमिस्ट्री का पर्चा होगा। 26 जून को समाजी इल्म का पहला पर्चा, 29 को दूसरा पर्चा होगा। 2 जुलाई को ओरिएंटल मेन लैंग्वेजेस कोर्स का पहला पर्चा होगा और 5 जुलाई को दूसरा पर्चा होगा।
इम्तिहान के औकात सुबह 9:30 तक दोपहर 12:15 तक रहेंगे। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि अदालत के अहकाम के मुताबिक हर इम्तिहान के दरमियान 2 दिन का वक्फा रखा गया है। समाजी फासले को बरकरार रखने के लिए हर बेंच पर एक ही तालिब इल्म को बिठाया जाएगा। इसके लिए इम्तिहानी मराकिज में इजाफा किया गया है। 2530 पहले ही मराकिज हैं, इसमें मजीद 2005 मराकिज का इजाफा किया गया है। इसके लिए 26,422 इजाफी सरकारी अमले की खिदमात हासिल की जा रही हैं। वजीर तालीम ने बताया कि इजाफी सेंटर से मुताल्लिक सिर्फ आधा किलोमीटर के अंदर दूसरा सेंटर रहेगा। वजीर ने बताया कि हर तालिब इल्म को मास्क पहनना लाजमी है और मराकिज पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। तलबा को 1 घंटा पहले इम्तिहानी मराकिज में दाखिले की इजाजत होगी। अगर किसी को खांसी, बुखार, जुकाम हो तो ऐसे तलबा को अलहदा कमरों में इम्तिहान लिखने की सहूलत फराहम की जाएगी। वजीर मौसूफ ने तालिब इल्मों से कहा कि वो इम्तिहान की तैयारी करें, परेशान न हो, हुकूमत मुमकिना इक़दामात कर रही है। वरंगल जिले के गोराकुंटला में एक बौली से अब तक 9 लाशें बरामद हुई हैं। जुमेरात को जहां पर 4 लाशें बरामद हुई थी, जुमे को बौली से मजीद 5 लाशों को निकाला गया है। इनमें से बेशतर यानी कि 8 गैर मुकामी मजदूर बताए जा रहे हैं और इनका ताल्लुक मगरबी बंगाल से है। इनमें से एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल थे। बताया गया कि गोदाम के अकबी हिस्से से ये लाशें बरामद हुई हैं। मुकामी अवाम ने लाशें नजर आने पर पुलिस को इसकी इत्तला दी। बताया गया कि 20 साल पहले ये लोग मगरबी बंगाल से आकर वरंगल में काम कर रहे थे। लॉकडाउन के बाद से भी ये लोग यहीं पर मुकीम थे। चंद दिन से मजदूरों के नजर न आने पर मुकामी अवाम ने तशवीश का भी इजहार किया था। बाद में उनकी लाशें बौली में पड़ी हुई पाई गईं। बलदिया के टाउन से उनकी लाशें बौली से निकाली गई हैं। खुदकुशी का भी शुबा हो रहा है। खुदकुशी है या फिर इज्तिमाई कत्ल, इस जाविये से भी तहकीकात हो रही हैं। लाशों पर फिलहाल कोई जख्म नहीं पाए गए हैं। बताया गया कि जो लाशें दस्तियाब हुई हैं उनमें से बास की शिनाख्त 56 साला मोहम्मद मकसूद, उनकी अहलिया 38 साला निशा, 22 साला दुख्तर बुशरा, 3 साला लड़का शाहबाद आलम, 21 साला श्रीराम, 30 साला शकील, सोहेल आलम और श्याम शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस वरंगल डॉक्टर रविंदर ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया है। बताया जाता है कि ये लोग अपने आबाई मुकाम को वापस होना चाहते थे। दूसरी जानिब वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो गैर मुकामी मजदूरों को उनके आबाई मुकाम पैदल रवाना होने की सूरत हाल पैदा न हो। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि मजदूरों को उनके आबाई मुकाम तक पहुंचाने के लिए रेल का इंतजाम किया जाए। अगर रेल खिदमत दस्तियाब न हो तो उनके लिए बसों का इंतजाम किया जाए। उन्होंने गैर मुकामी मजदूरों से भी कहा कि वो पैदल ही अपने आबाई मुकामात के लिए निकल पड़ने से गुरेज करें। उनके आबाई मुकाम तक पहुंचाना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है। रियासत में फिल्मों की शूटिंग की इजाजत दी जाएगी, उसके बाद बतदरीज सिनेमा घरों को खोलने का फैसला किया जाएगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि कोविड-19 के तदारुक के साथ फिल्म प्रोडक्शन व उससे मुताल्लिक सरगर्मियों की बहाली के लिए रहनुमाना खतूत वज़े करें। वजीर आला ने प्रगति भवन में सरकर्दा फिल्मी शख्सियतों से मुलाकात की। इनमें चिरंजीवी, नागार्जुना, डी सुरेश बाबू, अलू अरविंद, एन शंकर, राजामौली, दिलराज, त्रिवी, विक्रम श्रीनिवास, श्रीकिरण, राधा कृष्णा, कोटला शिवा और दूसरे शामिल थे। रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव, निरंजन रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर आला ने कहा कि लाखों अफराद की रोटी रोजी फिल्मी सनत से वाबस्ता है। फिल्मों की शूटिंग और ई प्रोडक्शन को माह जून से बहाल किया जा सकता है। इसके बाद सिनेमा घरों को खोलने के लिए चंद शराइत वज़े किए जाएंगे और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। मलकपेट सैदाबाद डिवीजन के जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल में बस्ती दवाखाने का वजीर दाखिला महमूद अली और रुकन असम्बली अहमद बलाला के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर रुकन असम्बली अहमद बलाला और वजीर दाखिला ने दवाखाने के अमले को संजीदगी से काम करने का मशवरा दिया। वजीर दाखिला ने कहा कि आज बस्ती दवाखानों की बहुत जरूरत है। वजीर आला ने रियासत से बरकी और पानी के बहरान को खत्म किया है और अब शोबे सेहत पर तवज्जो दी जा रही है। शहर के 150 डिवीजन में 300 दवाखाने कायम किए जा रहे हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बताया कि मलकपेट में 12वें बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया गया है। उनका कहना था कि मलकपेट में मजीद 6 बस्ती दवाखानों के लिए नुमाइंदगी की गई है और उसकी मंजूरी हासिल की जाएगी। रुकन असम्बली ने बताया कि बस्ती दवाखानों से अवाम को काफी फायदा हो रहा है। हुकूमत का मकसद है कि बस्ती दवाखानों से अवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल हो। अहमद बलाला ने कहा कि जाकिर हुसैन कॉलोनी चूंकि मेन रोड पर वाक़ है, इसलिए इस दवाखाने से अवाम को काफी तवक्कुआत रहेंगी।
दवाखाने के अमले को भी संजीदगी से काम करने की जरूरत है। जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल में बस्ती दवाखाने का इनाग्रेशन किया गया, जिसमें हमारे एमएलए बलाला साहब, हमारी कारपोरेटर मोहतरमा और हमारे रेवेन्यू ऑफिसर और हेल्थ ऑफिसर मौजूद है। ये बस्ती दवाखाने की बहुत सख्त जरूरत है। यकीनन अगर सबसे अहम चीज है तो कोई हेल्थ है, उसके ऊपर तवज्जो देने के लिए कोई लीडर है तो वो केसीआर साहब है और हमारे असद साहब MGC इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर है। हम दोनों मिलकर हुकूमत के अंदर दोनों के इश्तराक से अच्छी तरीके से हम लैंड ऑर्डर कंट्रोल किए हैं, हर शोबे हयात में तरक्की कर रहे हैं। ये कोरोना एक ऐसा मर्ज है जो किसी के हाथ में नहीं है, ना CM साहब के हाथ में है, ना PM साहब के हाथ में है तो आवाम के हाथ में। अगर आवाम एहतियात करेंगे, अपने घरों से गैर जरूरी बाहर ना निकलेंगे, किसी वजह से काम की वजह से निकले तो डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और हमेशा सैनिटाइज को इस्तेमाल करेंगे, हाथों को साफ सुथरा रखेंगे, घर में जब भी जाएंगे वो फ्रेश होने तो बेहतर रहेगा। क्योंकि ये कोरोना वायरस अभी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है जब तक इसका मेडिसिन तैयार नहीं हुए, इसके लिए वैक्सीन तैयार नहीं हुए। तो इसके लिए मैं तमाम आवाम से अपील करता हूँ कि बस्ती दवाखाने इसीलिए जल्दी से जल्दी खोले जा रहे हैं कि आपको कुछ भी है तो आप दवाखाने में, सरकारी दवाखाने में इलाज करवा सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे मेडिसिन है। कारवान के सरूरनगर में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अमल में आया। डिप्टी स्पीकर पद्मा राव ने दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकने बलदिया मोहम्मद यूसुफ भी मौजूद थे। नामपल्ली के बोजागुट्टा में भी डिप्टी स्पीकर पद्मा राव ने बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज के अलावा पार्टी कारकुन भी मौजूद थे। संतोष नगर डिवीजन में बस्ती दवाखाने का वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन भी मौजूद थे। चंद्रानगोटा और बारकस में भी बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह वजीर दाखिला महमूद अली के हाथों अमल में आया। बारकस के मजलिसी कॉरपोरेटर हफीज पटेल और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस से ड्यूटी पर हलाक होने वाले पुलिस कांस्टेबल की आखिरी रसूमात सरकारी तौर पर अदा न करके हुकूमत ने तौहीन की है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि लावारिस लाश की तरह आखिरी रसूमात अंजाम दे दी गई। इस मामले में पुलिस के किसी भी आला ओहदेदार ने कोई तवज्जो नहीं दी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस मामले की वो ECMR और वजीर आजम मोदी से शिकायत करेंगे। ड्यूटी पर फौत होने वाले कांस्टेबल दयाकर रेड्डी को हुकूमत 1 करोड़ रुपए एक्सग्रेशिया अदा करे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1 लाख रुपए माली मदद की गई है। लॉकडाउन से समाज का हर तबका मुतासिर हुआ है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐसे ही मुतासर अफराद की निशानदही करते हुए उनकी इमदाद के सिलसिले को जारी रखा है। लॉकडाउन की वजह से शादियां मनसूख कर दी गई हैं और वीडियोग्राफर्स का रोजगार इससे मुतासिर हुआ है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने जुमे को तकरीबन 226 वीडियोग्राफर्स में राशन किट्स और फीकस 1000 रुपए तकसीम किए। इस मौके पर अकबर ओवैसी ने कहा कि शादी खानों के बंद हो जाने और शादियों के मनसूख हो जाने से वीडियोग्राफर्स का भी कारोबार मुतासिर हुआ है। वीडियोग्राफर्स के हालात को देखते हुए डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई और कमेटी की तरफ से तफसीली जायजा लेने के बाद मुतासरा वीडियोग्राफर्स की इमदाद का फैसला किया गया। अकबर ओवैसी ने बताया कि मजलिस की तरफ से अब तक 1 लाख तैयार खाने के पैकेट्स तकसीम किए जा चुके हैं। राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। वाज़ेह है कि लॉकडाउन के आगाज से ही कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से गरीब और मुस्तहक खानदानों में इमदाद को यकीनी बनाया जा रहा है। अब तक हजारों खानदानों ने इमदाद से इस्तिफादा किया है। याकुतपुरा हल्के में गरीब और मुस्तहक अफराद में राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। जुमे को रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मादानापेट डिवीजन में सरगर्म कारकुन यासिर अरफात के हमरा राशन किट्स तकसीम किए। अवाम की बड़ी तादाद ने इमदाद से इस्तिफादा किया। रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने तालाब कट्टे में मजलिस की तरफ से इमदाद तकसीम की। प्रोपराइटर मलिका फर्नीचर फारूक अशरफ और उनके बरादरान ने इमदाद की तकसीम का एहतमाम किया। याकुतपुरे के रिन बाजार डिवीजन में मजलिस की जानिब से राशन किट्स तकसीम किए गए। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने लॉकडाउन की वजह से मुतासर होने वाले 500 खानदानों में इस्तिफादा किया और उनमें राशन किट्स तकसीम किए।
रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीजन के इलाके मिलाद गली और उसके आसपास के इलाकों में राशन किट्स तकसीम किए। मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। बाद में अहमद बलाला ने टीवी टावर, मुसलमबाग चौराहा और मोहम्मदिया मस्जिद के इलाकों में राशन किट्स तकसीम किए। मस्जिद की इस फलाही खिदमत से दोनों प्रोग्रामों में 800 राशन किट्स तकसीम किए गए। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराद ने लक्ष्मी नगर के इलाके में शीर खुरमा किट तकसीम किए। मुकामी अवाम ने कसीर तादाद में मज़कूरा किट्स हासिल किए। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन के हाथों कारवान के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वालों में राशन किट्स तकसीम किए गए। मज़कूरा इमदाद सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की अपील पर एक अहले खैर शेख हमीद ने लॉकडाउन के बाद से शुरू की है। नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खान ने मजलिस की जानिब से शादनगर के इलाके मुगल गड्ढे में ईद उल फित्र के लिए अजनास तकसीम किए। मुकामी अवाम ने मजलिस की समाजी खिदमात से कसीर तादाद में इस्तेफादा किया। दूधबोली के मुख्तलिफ इलाकों में कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से राशन किट्स तकसीम किए गए। मुकामी रुकन बल्दिया M गफ्फार की निगरानी में 200 खानदानों ने कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से फराहम करदा राशन किट से इस्तेफादा किया। मुल्क में जारी लॉकडाउन के सबब रोजगार से महरूम गरीब और मुस्तहक खानदानों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह इमदाद तकसीम कर रही है, मुल्क की कोई दूसरी जमात उसकी नजीर पेश नहीं कर सकती। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के जज्बे इंसानियत से मुतासिर होकर कई जहदकार साहब खैर अफराद भी इस काम में जुड़ गए हैं। एक जहदकार नौजवान सैयद इमरान अली ने किशनबाग, महमूद नगर में राशन किट्स के अलावा शीर खुरमे के किट्स तकसीम किए। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान तकसीम के इस अमल को जारी रखने का ऐलान किया है। आज हम यहाँ महमूद नगर कॉलोनी किशनबाग में आए हैं। राशन की तकसीम के साथ साथ और शुरखुमे का भी सारा आइटम्स हम यहाँ पे तकसीम करे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के लिए दुआ करिए आप सब लोग। जो लोग आज नौजवान सब बाहर निकल के असद भाई और अकबर भाई की हिदायत पे आज आगे बढ़ के जो कर रहे हैं सब, और सबके लिए दुआ करिए। इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह लॉकडाउन जब तक है तब तक हम यही काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बस दुआ करिए आप लोग। इंचार्ज जिले संगारेड्डी व रुकन असेंबली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने संगारेड्डी में बैरून रियासत से आए हुए आमा कराम को उनके आबाई मुकाम को रवानगी का इंतजाम किया। कौसर मोहिउद्दीन साबिक नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद फाजिल इरफान ने जिला SP संगारेड्डी S चंद्रशेखर रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए बिहार, झारखंड से आए हुए आमा कराम जो संगारेड्डी की मुख्तलिफ मसाजिद में खिदमात अंजाम दे रहे थे, उनके आबाई मुकाम रवाना करने के लिए इजाजतनामा हासिल करते हुए तमाम सहूलतें फराहम की और इन्हें बिहार, झारखंड रवाना किया। वतन वापस होने वाले आमा कराम ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। रियासत तेलंगाना इस गर्मी की शदीद लिपेट में है। रियासत का गर्म तरीन मुकाम रामागुंडम रहा, जहां दर्जे हरारत 44.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद में दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस रहा। महबूबनगर, निजामाबाद, मेदक, नलगुंडा, आदिलाबाद में दर्जे हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर इस माह के खत्म तक जारी रहेगी। गर्मी की इस लहर के बावजूद चंद मुकाम पर तेज हवाओं और गैर मौसमी बारिश की पेशकयासी की गई है। हैदराबाद के मजाफाती इलाकों में बारिश का इम्कान है। अंबरपेट में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार बरसरे मौका हलाक हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 30 साला संतोष कुमार चारी की हैसियत से की गई है, जो अंबरपेट ब्रिजगली का रहने वाला बताया गया है। पुलिस ने केस जिक्र करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। DCM गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। PVNR एक्सप्रेसवे पर कार बेकाबू होकर पिल्लर से टकरा गई। तफसीलात के मुताबिक रोहित नामी नौजवान आसिफ नगर से मेहदीपट्टनम जा रहा था कि उनकी गाड़ी बेकाबू होकर पिल्लर से टकरा गई। कार में एयरबैग होने की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जख्मी नौजवान को हॉस्पिटल में शरीक करा दिया गया है।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत तेलंगाना में जुमे को कोरोना वायरस के मजीद 62 मुस्बित केसेस दर्ज, 42 का ताल्लुक हैदराबाद हुदूद से, मजीद 3 अमवात, जुमला हलाकतें 48 तक पहुंच गई। अजीमतर हैदराबाद हुदूद में जुमे को 45 बस्ती दवाखानों का आगाज, दवाखानों से इस्तेफादा करने वज़रा और अरकान असम्बली की अवाम से अपील। जुम्मतुल विदा के मौके पर तारीखी मक्का मस्जिद में महदूद मुसल्लियों के साथ नमाज जुमा की अदायगी, पुलिस की तरफ से वसीतर बंदोबस्त। वरंगल की एक बॉली से 9 गैर मुकामी मजदूरों की लाशें दस्तियाब, खुदकुशी या कत्ल, तहकीकात का आगाज। गैर मुकामी मजदूरों के आबाई मुकाम पर पैदल रवाना होने की सूरत हाल पैदा न हो, वजीर आला की हिदायत। एसएससी इम्तिहानात का शेड्यूल जारी, 8 जून से आगाज, मजीद 2005 इम्तिहानी मराकिज का इजाफा। मुसलमान किसी भी हालात में ना घबराएं, तारीख इस्लाम आजमाइशों और कुर्बानियों से भरी पड़ी है, इबादतों के सिलसिले को जारी रखें। ऑनलाइन जलसा यौमुल कुरान से सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का खिताब। और अंबरपेट में दिलखराज सड़क हादसा, डीसीएम गाड़ी ने नौजवान को रोन डाला, ड्राइवर गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।